हाय स्टूडेंट्स, आपका सीए इंटरमीडिएट में 25 आप एग्जाम दे रहे हैं। आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है। अब ये जो टाइम है वो अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करके और एग्जाम देने का है, जिससे कि आप एग्जाम को जो 1.5 डेज का टाइम मिलता है उसमें पूरा सिलेबस रिवाइज भी कर सको और आप अच्छे मार्क्स भी ला सको। तो इस पीरियड में क्या ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल में क्या ध्यान रखना है, ये सब चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना और साथ में आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना। और भी कोई आपको कमेंट लगे तो आप उसको कमेंट के थ्रू बताना। अब देखो, सबसे पहले तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैटर क्या पढ़ना है। तो आपने आज तक जो बुक्स पढ़ रखी है उसमें स्पेशल पॉइंट निशान लगा रखे हैं, उसको रिवाइज करना है। आपको इसके अलावा कोई मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग अब मैराथन, रिवीजन क्लासेज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक बहुत सारी चीज देंगे, वो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चीजें ऊपर ऊपर से होती है। इन डेप्थ आप लोगों ने जो निशान लगा रखा है उसको करना है। इससे ज्यादा करोगे तो इसका मतलब है कि वो पुरानी चीजें कंसोलिडेट नहीं हो पाएगी और दिक्कत आएगी। इसलिए अलग से चीजें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखो क्या है कि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि साहब एक क्वेश्चन के 4 पार्ट है तो चारों में एक जगह करना जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप पहले ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन 1A कर लिया, फिर बाद में क्वेश्चन 3C कर लिया, फिर बाद में क्वेश्चन 4D कर लिया। इस तरह से आप कर सकते हो, एक साथ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और करते समय ये ध्यान रखना है कि सबसे इजी और छोटा क्वेश्चन सबसे पहले करना है, इजी और बड़ा बाद में करना है, और मोस्ट टफ क्वेश्चन सबके लास्ट में लेके चलना है। ऐसा नहीं हो कि कोई टफ के क्वेश्चन के चक्कर में पहले पढ़ गए और उसके चक्कर में आपका बाकी पेपर रह गया। ये गलती आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखो क्या है कि आपको पेपर कितना भी टफ लगे, आपको डरना नहीं है। पेपर टफ आता है, बोनस मार्किंग हो जाती है, लूज मार्किंग हो जाती है, लेकिन उसके चक्कर में आगे के पेपर खराब हो जाते हैं। इसलिए पुराने पेपर का इम्पैक्ट अगले पेपरों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसके अलावा देखो, आपका बैलेंस शीट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैश फ्लो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैच हो तो ठीक है, नहीं हो तो और भी अच्छा है, आप आगे बढ़ जाओ। हो सकता है कोई आधे नंबर के आइटम की वजह से बैलेंस शीट कैश फ्लो मैच नहीं हो रहा, उसके चक्कर में आप टाइम वेस्ट कर दो, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको मैच करने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी आंसर में कंफ्यूजन हो कि इसका आंसर ये दो में से एक हो सकता है, दोनों तरीके से कर दो। ऐसे क्या है, राइट आंसर के मार्क्स दे देगा और दूसरे को इग्नोर कर देगा। हाँ, एमसीक्यू में ऐसा मत करना। एमसीक्यू में ऐसा नहीं कि साहब मेरे को बी और डी से ही लग रहा है, दोनों ही कर दूं, ऐसा नहीं। उसमें तो क्या है कि आपको एक ही करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करो। कई बार बच्चे देखते हैं कि साहब जल्दीबाजी में देखा हो क्वेश्चन आ गया, चालू कर देते हैं। हो सकता है उसमें कोई माइनर चेंजेज हो, कुछ फिगर के चेंजेज हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसके अलावा देखो क्या है, जो टैक्सेशन का पेपर होता है DTI उसमें आप जो भी एडजस्टमेंट करते हो उसमें साथ में प्रोविजन भी समझाना पड़ता है कि साहब ये रीजन है इसकी वजह से हम ऐड कर रहे हैं, ये रीजन है इसकी वजह से लेस कर रहे हैं, या ये रीजन है इसकी वजह से इग्नोर कर रहे हैं। तो इन चीजों को आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे आप चाहे इसमें टैक्स में करो, चाहे लॉ में करो, चाहे ऑडिट में करो, अगर कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप रेलेवेंट प्रोविजन समझाओगे, इसके बाद कोई प्रोविजन या एक्सेप्शन है तो वो समझाओगे, इसके बाद बेसिक इश्यू क्या है वो इन्वॉल्व है वो समझाओगे, इसके बाद में केस का कंपैरिजन करोगे कि साहब इसके जो फैक्ट है वो लॉ के अकॉर्डिंगली है उसके अगेंस्ट में यानी रीजन, और लास्ट में जाके कंक्लूजन। यानी 5 स्टेप में आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करोगे। इसके अलावा देखो, आपका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए अगर कंपनी का है तो, और बाकी जैसे पार्टनरशिप वगैरह में है तो वो आपका अलग हो सकता है, लेकिन बैलेंस शीट जो है शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में जाएगा कंपनी का। इसके अलावा जो लाइंस है वो फ्री हैंड ड्रॉ करो। आप फॉर्मेट बनाने के लिए कोई जमा के लिखने की जरूरत नहीं है, आप फ्री हैंड लाइन खींचो वो सब चल जाएगा, लेकिन रॉन्ग फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। यानी जो फॉर्मेट आपको बैलेंस शीट में मॉडल में दे रखा उसी फॉर्मेट को फॉलो करो, और अलग फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखो क्या है कि आप लाइंस को फ्री हैंड ड्रॉ करनी है, उसके लिए आपको अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि लाइन स्ट्रेट हो या टेढ़ी मेढ़ी हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फ्री हैंड से लाइनें ड्रॉ करो जिससे कि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो और अपने को ज्यादा बेनिफिट मिले। इसके अलावा देखो, अगर लेजर का कोई अकाउंट बनाना है वर्किंग नोट में तो इसका मतलब है कि
राइट्स होना चाहिए। इस तरह नहीं कि डेबिट साइड में क्रेडिट का आइटम लिख दिए, क्रेडिट साइड में डेबिट का आइटम लिख दिए, ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखो शेड्यूल 3 में जो आपका नोट्स अकाउंट बनते हैं, एक वर्किंग नोट होते हैं, वो तो किसी आइटम को कैलकुलेट करने के लिए होता है, कैलकुलेट कैसे किया, और जो नोट्स अकाउंट होता है फॉर्मेट के साथ होता है। इसलिए पहले बैलेंस शीट या P&L आता है, बैलेंस शीट आता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है, इसके बाद में आपका नोट्स अकाउंट्स आते हैं। और वर्किंग नोट की बात है वो कहीं भी लिखो जाए, आप बैलेंस शीट से पहले लिख दो, बैलेंस शीट के बाद में लिख दो, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बैलेंस शीट आएगा, नोट्स अकाउंट बैलेंस शीट के बीच में कहीं नहीं आएंगे, वो उसके बाद में आएंगे। इसके अलावा अगर कोई हेडिंग लिख रहे हो तो बेटर है कि उसकी जो आप कोई नोट्स टू अकाउंट लिख रहे हो, कोई वर्किंग नोट बना रहे हो, और वर्किंग नोट की हेडिंग लिख दो। जैसे डेप्रिशिएशन का वर्किंग नोट है तो लिख दो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन, तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को इजी हो जाएगा कि ये वर्किंग नोट किस चीज का है, ये आइडेंटिफाई करना उसके लिए इजी हो जाएगा। एक बच्चा आता है रफ क्वेश्चन कहाँ करें, तो देखो रफ कहीं भी कर लो, आप कॉपी में कहीं भी कर लो, उसको कट करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे आपने लिख देते हो कि यार मैंने एक आंसर कर दिया, बाद में लगता है यार ये गलत कर दिया, मैं दोबारा करता हूँ उसको कट करने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा फिर भी कर दो। तो उससे क्या होगा कि वो आयशे दोनों आंसरों को चेक करेगा, राइट आंसर के नंबर दे देगा। कई बार लगता है कि यार मैंने गलत काट दिया, काट के गलत कर दिया, तो यहाँ अगर काटोगे नहीं और दोबारा भी कर दोगे तो इसका मतलब है कि आपको जिसको सही है उसका मार्क्स मिल जाएगा। तो इसलिए काटने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो दूसरा भी लिख दो और पहला भी लिखा रहने दो। एक ध्यान रखने की चीज है कि अगर आपको टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अलाउ कर दो, क्योंकि इंस्टीट्यूट बेस्ट में से नंबर देती है या सबसे कम नंबर वाला क्वेश्चन हटा देती है अगर आपने ज्यादा कर दिए तो, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हो। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखना है कि आप कहीं अटक गए तो इसका मतलब है कि वहां अटक के नहीं बैठ जाना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में अटक गए और पता चलता है कि साहब आगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, पता चला कि उसको करने का टाइम नहीं मिला, तो ये गलती आपकी कभी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो एग्जाम में टाइम से पहले निकल के नहीं जरूरत नहीं है, आप पूरा टाइम लो। आपको लगता है कि टाइम बच रहा है तो और क्वेश्चन देख लो, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, करने से रह तो नहीं गया है, या अगर कोई मान लीजिए कोई आंसर में मिस्टेक लग रही है तो वो चीज भी आप देख लो और उसको भी आप कर लो। और एक एग्जाम सेंटर पे टाइम पे निकल के आ जाओ, वहां वो रुकने की जरूरत नहीं है। कई बार पता चलता है कि आप पेपर डिस्कशन करते हैं, पेपर डिस्कशन करने पे वो लगता है कि उसने गलत कर दिया, आपने सही किया, लेकिन आपको ये डाउट हो जाएगा कि यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया है, इसलिए दूसरे से डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। और आप घर पे आने के बाद भी क्या है कि कोई मॉड्यूल से या कि दोस्तों से किसी से मैच करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका गलत हो जाए, और गलत हो जाए तो लेकिन वो आपको आगे इम्पेक्ट करेगा, इसलिए ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें। और इसके अलावा एग्जाम में सफिशिएंट स्लीप लें, कम से कम 7 घंटे सोएं, क्योंकि जब आपकी नींद सही आई हुई होगी तो अब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज अच्छे परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है। और एग्जाम सेंटर पे रुकने की जरूरत नहीं है, एग्जाम सेंटर हो और एग्जाम देते ही आप तुरंत घर आके अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो, माइंड को पॉजिटिव रहो, और ये जो बाकी अननेसेसरी कंफ्यूज करने वाले लोग हैं इनसे दूर रहो और पॉजिटिविटी मेंटेन करो, जिससे कि आपका रिजल्ट आ जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।